Assalamualaikum everyone. I am Amna Iftikhar and I am a clinical psychologist. Currently I am working at Rainbow Obesity and Eating Disorder Center और तकरीबन मैं पिछले 10 साल से जो है वो एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट एन एंजाइटी डिसऑर्डर जिसको हम पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। अब एंजाइटी डिसऑर्डर और पैनिक डिसऑर्डर इन दोनों में थोड़ा सा जो होता है वो डिफरेंस होता है, जिसको हम इस वीडियो में आज बात करेंगे कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा पैनिक डिसऑर्डर है, और अगर खुदा न खास्ता हम में से किसी को या हमारे फैमिली मेम्बर में से किसी को पैनिक डिसऑर्डर का शिकार होते हैं तो उसकी क्या मैनेजमेंट हो सकती है, हम किस तरह से उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसका इलाज जो है वो किन तरीक़ों से किया जा सकता है। पहले थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगी अबाउट द एंजाइटी डिसऑर्डर। अब एंजाइटी का जो डिसऑर्डर होता है या जिसको हम तशवीश की कैफियत बोलते हैं, उसमें ये होता है कि कोई एक ख़ास किस्म का खौफ या डर किसी भी इंसान के जहन में बैठ जाता है और बार बार उसको इस तरह के ख़यालात आते हैं जिसकी वजह से वो सोशली, एजुकेशनली, ऑक्यूपेशनली इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है उसकी परफॉर्मेंस। जब एंजाइटी डिसऑर्डर्स की हम कैटेगरी की बात करते हैं या उसकी डिफरेंट डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो उसमें एक मोस्ट प्रेवलेंट डिसऑर्डर आता है जो कि पैनिक डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। अब पैनिक डिसऑर्डर में होता क्या है, किस तरह से पेशेंट्स इसके शिकार होते हैं और कौन सी अलामात होती है जो कि हम पैनिक डिसऑर्डर्स में देख रहे होते हैं। तो पैनिक डिसऑर्डर को अगर मैं सिंपल आसान अल्फाज में डिफ़ाइन करूँ तो पैनिक डिसऑर्डर एक ख़ास किस्म का, आप इसको दौरा कह सकते हैं, जिसमें एंजाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है या एंजाइटी के जो रेशो होते हैं वो इतना इंक्रीज़ कर जाता है कि पेशेंट को या इंडिविजुअल को फ़ील हो रहा होता है कि शायद उसको बहुत ज़्यादा दिल घबराना शुरू हो गया है, जिसमें दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, इवन उनको अपनी हार्ट बीट सुनाई देना शुरू कर देती है। दूसरा, इसमें इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जैसे हार्ट अटैक लाइक सिम्टम होते हैं कि आपका दिल डूब रहा है, दिल बैठ रहा होता है, ये कैफियत आ जाती है। सांस लेने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है। उस सूरत हाल में पैनिक अटैक के दरमियान में पेशेंट जो होते हैं वो बहुत मुश्किल से सांस ले रहे होते हैं। इसमें उनकी ओवरऑल जिस्म में जो होता है वो ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं, हाथ पांव ठंडे होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर औकात ऐसा होता है कि पैनिक अटैक के दरमियान इन पेशेंट्स को फ़ौरन से एमरजेंसी में लेकर जाया जाता है कि कहीं खुदा न खास्ता इनको कोई दिल का दौरा तो नहीं पड़ गया, जहाँ पर सारी उनकी रिक्वायरमेंट्स देखने के बाद पता चलता है कि आपको फ़िज़िकल कोई इशू नहीं है, ये साइकोलॉजिकल इशू था, ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस थी जिसकी वजह से आपकी एंजाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आपके फ़िज़ोलॉजिकल सिम्टम्स जो होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो पैनिक डिसऑर्डर में ये एक शदीद किस्म के आपके जो होते हैं ये सिम्टम्स अपीयर होते हैं। अब पैनिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं ये फ्यू मिनट्स टू हाफ आवर, कुछ मिनट्स का भी हो सकता है जिसमें 5 से 10 मिनट ये कैफियत रहती है और फिर थोड़ा सा पेशेंट के कैफियत में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। या दूसरी तरफ अगर ये थोड़ा प्रोलॉन्ग कर जाता है तो उसमें तकरीबन ये 20 मिनट से आधे घंटे का जो होता है एपिसोड वो भी चला जाता है। ये इतना शदीद होता है कि इसमें इस कंट्रोल करना इसको या मैनेज करना उस वक्त मुश्किल हो जाता है, उस पेशेंट के लिए भी जो कि इसका शिकार होता है और जो लोग उसके इर्द गिर्द होते हैं उन लोगों को के लिए भी समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है। और जब किसी एक पेशेंट को, इंडिविजुअल को एक दफ़ा पैनिक अटैक होता है तो उसके दिल में एक वहम या एक डर बैठ जाता है कि शायद मुझे ये दोबारा हो जाए, या वो इतनी शदीद कैफियत होती है कि वो फिर हर उस तरह की सिचुएशन से अवॉइड करना शुरू कर देते हैं जहाँ पर उनको ख़तरा होता है कि मुझे इस तरह की कैफियत एंजाइटी की या पैनिक अटैक की दोबारा हो सकती है। तो अब अगर हम इनके सिम्टम्स को देखते हुए देखें तो हम अब ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं कि जब अगर हम में से किसी को पैनिक डिसऑर्डर हो गया है तो उसके इलाज के लिए क्या किया जा सकता है। इन मोस्ट केसेस जो शुरू में आपको फ़र्स्ट टाइम या अगर इसका शिकार होते हैं तो उसमें यूजुअली ये होता है कि जो फैमिली होती है या आपके जो फ्रेंड्स होते हैं आपको जनरल प्रैक्टिशनर के पास या डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं
और वहाँ पर बेसलाइन जितने आपके टेस्ट होते हैं वो किए जाते हैं, जिससे पता चले कि कहीं आपको खुदा न खास्ता कोई दिल का मर्ज़ या आपको कोई सांस का मर्ज़ तो नहीं है। जब वो रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल आती हैं तो फिर दूसरी चीज़ आपको रेकमेंड की जाती है कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, ताकि आपका साइकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट है, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट है, वो किया जाए। तो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट में पैनिक डिसऑर्डर्स के लिए कुछ ख़ास किस्म की मेडिसिन होती है जो एंटी एंजाइटी मेडिसिन होती है, जिसकी वजह से जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस होता है, डोपामिन, सेरोटोनिन, वो रेगुलेट होता है और पेशेंट बेहतर फील करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ पैनिक डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, इसके इलाज की बात करें, तो उसमें साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग आती है। काउंसलिंग में सबसे पहले हमने फैमिली को इन्वॉल्व करना होता है ताकि उनको एजुकेट किया जाए, साइको एजुकेट किया जाए कि ये कौन से सिम्टम्स है, और जब आप आइडेंटिफाई करते हैं कि इसके अंडरलाइन एंजाइटी इश्यूज़ है तो पहले आपने एंजाइटी को मैनेज करना है ताकि पैनिक अटैक्स और पैनिक डिसऑर्डर से जो है वो बचा जा सके। और दूसरी तरफ पेशेंट के साथ जो हम 1-on-1 सेशन करते हैं साइकोथेरेपी का, उसमें हमने पेशेंट को गाइड करना होता है कि किस तरह से वो अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर सके कि कौन से ऐसे स्ट्रेसर्स हैं, कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से आपको एंजाइटी होती है और वो पैनिक डिसऑर्डर की शक्ल अख्तियार कर जाते हैं। तो साइकोथेरेपी में हम CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एंड DBT डायलैक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी इस्तेमाल करते हैं, जिससे पेशेंट को ट्रेन किया जाता है कि वो इस तरह की सिचुएशन से बच सके और अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, अपने बिहेवियर्स को कंट्रोल कर सके। थैंक यू।